अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, पिछला पूरा हफ्ता मुल्क की सियासत में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कभी ढील की बातें सुनाई दी, कभी डील की, और उसके बाद सदारती निज़ाम की सदा लगाने वाले भी कुछ लोग हमें नज़र आए। इस सारी सूरत हाल में डील की बात किसने की? वफाकी वज़रा जो हैं उनकी जानिब से कहा गया जी कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जाके किसी आम शख्सियत से मिले हैं। उसके जवाब में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया उनमें से एक ने कहा कि दरअसल जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो जाकर मिले हैं किसी आम शख्सियत से और उन्होंने मुतबादिल के तौर पर पेश किया अपने आप को इमरान खान साहब की। इन सारी बातों में सदाकत कितनी है? इसके साथ साथ सदारती निज़ाम जो है उसकी बात किसने की है और कौन चाहता है सदारती निज़ाम आए? पार्लिमानी निज़ाम में आखिर मसला किसको नज़र आता है कि निज़ाम की ख़राबी है या फिर निज़ाम चलाने वालों की ख़राबी है? आज हम इसकी बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक आज का ये होगा। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्क में नई जो दहशत गर्दी की लहर हमें नज़र आ रही है। आज एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया, धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 हलाकतें जो हैं उनकी खबर रिपोर्ट हुई है। अब ये दहशत गर्दी की नई लहर अचानक से क्यों शुरू हो गई? क्या दहशत गर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट में। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। मज़हर अब्बास साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। वैसे तो मुल्क की सियासत में पूरा हफ्ता क्या होता रहा उस पर आप क्या एनालिसिस करेंगे ये आपसे जानना मैंने, लेकिन आज सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या आया उसके ऊपर आपका मैं कमेंट लेना चाहूँगी कि दहशतगर्दी की नई लहर हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर। एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हमें नज़र आ रही है। उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर कुछ कलदम जमातें जो है वो एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है? ये अचानक से ये इतनी तेज़ी क्यों देख रहे हैं हम इन वाक़यात में? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस एक तो ज़ाहिर अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है जो लाहौर वाला वाक़या है, और जिस जगह पे वाक़या हुआ है वो अगर ये लो इंटेंसिटी का नहीं होता बॉम्ब तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि वो बहुत ही क्राउडेड जगह है जहाँ हुआ है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये लो इंटेंसिटी का है। ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मुझे बहरहाल वो टीटीपी वाला स्टाइल नहीं नज़र आता मुझे। कोई और ग्रुप, किसी और ग्रुप ने भी ज़िम्मेदारी कबूल की। अब ज़िम्मेदारी कबूल करने वालों में वो लोग, यानी ज़िम्मेदारी कबूल करने वालों ने ही किया है या उन्होंने वैसे कबूल किए, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ उसको तो ख़ुद वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि इसमें टीटीपी है और टीटीपी ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की, और फिर एक उसी की बुनियाद पे उन्होंने ये बात की कि एक नई लहर आई। हालांकि उससे पहले भी कुछ वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा या फॉर्मर फाटा जो है उनके इलाक़ों में भी हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो ज़ाहिर है DGISPR ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे तो इंडिया यही मिल गया था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनसे जो भी बातचीत चल रही थी वो ख़त्म हो गई है, और उसका भी फॉल आउट हो सकता है, क्योंकि अब जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनके साथ हार्ड जाना चाहती हैं, तो रिटेलिएशन भी हो सकती है। और कुछ बहुत से अभी कराची में भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि कुछ और भी ग्रुप उभर कर आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने जो अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत, टीटीपी को अफ़गान तालिबान जो टैकल कर रहे हैं उनसे भी कुछ बगावत हुई है। यहाँ के कुछ लोगों ने उनसे बगावत की है इस चीज़ को कि हम जो अफ़गान तालिबान के हवाले से जो हिदायत आ रही हैं मुबैना तौर पे उनको मानने से इनकार किया है। तो एक ज़रूर एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, और अगर कुछ बड़े वाक़यात हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आपकी कुछ जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, कुछ इस तरह की मुस्बत ख़बरें आ रही हैं, पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं, वो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाएंगे अगर ये लड़ाई बढ़ती है।
सही। वैसे तो ईद साहब, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। सीज़ फायर हुआ था, लेकिन लगता है ऐसे कि उस सीज़ फायर वाले टाइम को इन दहशतगर्दों ने अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है इस्तेमाल कर लिया। और आज जैसे कि मज़हर साहब भी कह रहे थे, शेख रशीद साहब ने कह दिया कि वफाकी दारुल हुकूमत में स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं। तो सर, फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अफगान तालिबान ने ये कहा था कि अपनी सरजमीन हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब पाकिस्तान क्या उनसे डिमांड कर सकता है कि इस तरह के वाक़यात को, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए? देखिए, जाहिर बात है कि एक सूरत हाल तो गंभीर है, और वो भी लाहौर जैसे मसरूफ इलाके के अंदर जो है एक लो इंटेंसिटी का हुआ। लेकिन आप ये देखिए कितनी ज्यादा वहां पे भीड़ थी, और उस भीड़ की वजह से इतना नुकसान हुआ। तो एक गंभीर सूरत हाल तो है कि लाहौर के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर सिपाही टेररिज्म में मारा जाए और टीटीपी उसकी जिम्मेदारी कबूल करे, फिर इसी तरह DI खान के अंदर, पेशावर के अंदर, फिर जो कुछ सलफी जो उलमा हैं उनका हम देख रहे हैं कि उनके कत्ल हुए, असैसिनेशंस हुई हैं, और वो भी IS और अफगान तालिबान की जो लड़ाई है और जो नगरहार और कुनर सूबों के अंदर है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए, जो इससे पहले था, अफगान तालिबान से पहले 2 हॉस्टाइल रजीम थी पाकिस्तान के खिलाफ, और NDS और रॉ का एक हम गठजोड़ और गठबंधन भी देख रहे थे। चाहे कुलभूषण यादव को देख लें या बलूचिस्तान के अंदर इस तरह टेरर अटैक्स हो रहे थे और जिस तरह बलूच इंसर्जेंट्स की सरपरस्ती हो रही थी, तो वो हम उसका जोर तो टूटता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि फॉल ऑफ काबुल के बाद जब स्पेस कम होगी, बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं या टेररिस्ट वहां पर हैं, या फिर ईरान के बॉर्डर पे जारी बात है फेंसिंग हुई है, 959 स्क्वायर किलोमीटर का वो बॉर्डर है, फिर 90% से ज्यादा फेंसिंग जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी हुई है। लेकिन इतने सारे वहां पे फैक्टर्स हैं, क्योंकि CPEC का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान चाइना है, चाइना और अमेरिका की एक टसल है। ये जो है, देखिए, एक तरह की इत्तलात जो आ रही हैं वो तो आ रही हैं BNA। अब BNA जो है वो कहा है कि जी बलोच नेशनल आर्मी, ये जो हमारी इत्तलात है, ये तो 2 जो बड़े ग्रुप थे किसी जमाने में 2007, 8, 6 में, वो BLA, एक तो बरामदाग पुख्ती का और एक दूसरा रेहान मरी का, दोनों जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, और उनका वो जोर खत्म हुआ है। लेकिन जो स्प्लिंटर्स हैं उसमें उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया है, जिसके एक तर्जुमान ने के हवाले से दावा किया गया है कि लाहौर में जो अटैक हुआ है वो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब इस पे एक तो ये कि कमजोर हो गए हैं ये धड़े, और जाहिर बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन अगर मुझे इजाजत दें आप, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारी माजी की गलतियां तो बहुत है, इंतहा पसंदी भी है, स्लीपर सेल्स भी हैं, तरह तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे यहाँ रहे हैं, अलकायदा से लेके तालिबान, और आप बस नाम लीजिए और हमारे यहाँ वो रही है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो उस पूरी जो टेरर एक्टिविटीज थी या उनको शिकस्त दी। बहुत बड़ी बात है, कंटेम्परेरी हिस्ट्री के अंदर कम मिसालें मिलती हैं, और वो भी मजहबी इंतहा पसंदी या नजरियाती बुनियाद पे जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब आपकी बात तो कहाँ से शुरू की जाए, क्या की जाए, देखिए, बहुत गलतियां हैं। नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, 20 नुकात का क्या हुआ, रद्दी की टोकरी में चले गए, क्या हुआ, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की क्या जिम्मेदारियां थी, उन्होंने कितनी निभाई हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कितना जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाई नहीं। अब सियासी क़यादत अगर पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहे, और हमारे अगर पंजाब में, जहां पर पंजाब के अंदर अगर इस तरह के सर्कुलर निकल रहे हो कि जी हम 70-80 हज़ार जो है वो कारी भर्ती करेंगे, और नाजरा के अंदर जो है लड़कियां स्कार्फ लेंगी, दुपट्टा लेंगी, तो ये आप एक बढ़ावा दे रहे हैं। और सारी बात है कि मैं और आप कभी मिलाद के अंदर कुरान शरीफ जब पढ़ रहा हो, मस्जिद के अंदर हो, तो किसका सर नंगा होता है? मैं आपको बताऊं, मैं तो मस्जिद अक्सा के अंदर गया हूँ, वहां पे स्लीवलेस टी-शर्ट्स के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो आप जिस तरह अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं वो आपका एक जाती ताल्लुक है, लेकिन इस तरह सर्कुलर
मतलब ये है कि तालिबान के बयानिए को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसको रोकना चाहिए, हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी और सियासी क़यादत को ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर दो बड़ी लड़ाइयाँ हैं। एक है मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ और दूसरी है इकोनॉमी की लड़ाई। अब आप या तो अपनी सफ़े मजबूत कर लें या फिर रोजाना जो है वो दरबारियों और अपोजिशन की जमातों के लीडरान के बयानात, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां और फिर पूरे मीडिया बिल्कुल इसी पर आ जाते हैं ओवैस साहब, इसी पर आ जाते हैं। मगर अब्बास साहब, आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि वॉलेटाइल सिचुएशन है। आपको मुल्क की सियासत में भी वॉलेटाइल सिचुएशन नजर आ रही है, या फिर ये जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ है या किया गया है, ये डील की, सदारती निज़ाम की बातें करके या ढील की बात करके, आपको लगता है ये जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जो असल मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस इश्यूज, उनसे तवज्जो हटे आवाम की और इनके ऊपर बातचीत शुरू हो जाए? नहीं, खैर वो कोशिश अगर है भी तो तवज्जो तो नहीं हट सकती। जब जो लोग रोज़ाना मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, आप लोग लाख तवज्जो हटाने की कोशिश करें, उसके तो पेट के ऊपर बंदी होती है, उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। तो उसके लिए आपकी पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती। उसके लिए मैटर वही करता है कि अगर उसको चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो वो आपको दुआएं देगा, चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी तो वो आपको बद्दुआ देगा। सीधी सी बात है। और बद्दुआ सिर्फ वो हुकूमत वक्त को ही देता है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। जिसके दौर में चीज़ हो रही होती है वो उसी को बुरा कहता है और किसी को नहीं कहता। तो मेरे ख्याल में कि वो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो रही हों, लेकिन एक टसल ज़रूर लगी हुई है, एक रेस ज़रूर लगी हुई है और एक परसेप्शन बिल्डिंग ज़रूर हो रही है कि एक ऐसा तासुर कायम किया जाए। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल गैर यकीनी हो गई है। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है वो 10 मरतबा सोचेगा। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका से मेरे 1-2 दोस्तों से बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो फिक्रमंद हैं कि कहीं हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए। पिछले दिनों में बैंक गया तो जो मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जो जिस तरह पहले रोशन पाकिस्तान में पैसा आता था वो अब नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो आपकी ज़रा सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो डायरेक्टली हिट करती है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक्ड है आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी से। तो आपकी ये सब इंटरलिंक्ड हैं। अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होती है, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो अभी मैं और अवैस तो दोनों क्रिकेट के शहदाई हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के अगर कुछ और बड़े वाक़यात हो गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, इंग्लैंड की टीम आएगी, न्यूजीलैंड की टीम आएगी? नहीं आएंगी। उससे क्या नुकसान होगा? उससे आप फिर एक पुराने उसमें चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी जंग लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने कम से कम 2014 से ये एक्शन प्लान चल रहा है, 2014 से टेररिज्म के ख़िलाफ़ मैंने नहीं देखा कि कभी भी कोई सीरियस एफर्ट हुई हो प्रॉपर पुलिस के लेवल पे काउंटर टेररिज्म की प्रॉपर ट्रेनिंग की। वैसे तो कहा जाता है, लेकिन किसी एक ऑपरेशन में हमें पुलिस की वो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट नज़र नहीं आता। हमने वो चैलेंजेस को उस तरीके से एड्रेस किया ही नहीं। वो हमने कन्फाइंड रखा, फौज जो ऑपरेशन करती है उस तक कन्फाइंड रखा, जबकि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आते हैं नीचे तक जहाँ पुलिस हैंडल करती है। पुलिस को पता ही नहीं होता कि वो किस टेररिस्ट से डील कर रही है, किससे नहीं कर रही, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, पंजाब में कुछ CTD की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती है इसमें, लेकिन अदरवाइज नहीं है। इसी तरह जैसे मैं अभी कराची में कुछ पुराने पुलिस अफसरान से गुफ्तगू कर रहा था, तो वो कहते हैं कि दोबारा ग्रुप जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, दोबारा इस तरह की इत्तलात हैं कि ग्रुप मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और सिर्फ एक ग्रुप मुनज़्ज़म नहीं हो रहा, सिर्फ ये TTP बैक्ड या TTP रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ बलोच रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत से वो हैं। और इस चीज़ के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। तो इसके काउंटर के लिए अब क्या करना है वो हमें देखना है। अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, ये फ़र्ज़ करें ये लॉन्ग मार्च, ये सब सिलसिले शुरू हो गए और इसी दौरान कोई बड़ा वाक़या हो गया, तो हम फिर कहाँ करेंगे?
सही। अच्छा उवैस सईद साहब, आपको ये इन सारी बातों में ये जो डील की बातें हुई, ख़ास तौर पर वफाकी वज़रा जो बढ़ चढ़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून बस टूटने वाली है या इनके 4 लोग जो हैं वो बगावत करने वाले हैं, अपने आप को नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं, कोई आपको कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी इत्तला अपने ज़राए से पहुंची कि वाकई में इन बातों में कोई सदाकत हो, कि वाकई में कुछ ऐसा है, या फिर ये सिर्फ इसीलिए किया गया कि किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, एक तो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे या अपनी नाअहलियों से, या फिर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की कोशिश की गई? आयशा देखिए, बात ये है कि डील अगर ये कर लें और हम लोगों से कर लें, आवाम से कर लें, जो ये लैग करती है, नहीं उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता ना सर। अवाम के बारे में अगर ये सोच रहे होते तो मेरे ख्याल से डील इन बातों की जरूरत नहीं पड़ती। डील करने की कोशिश करते हैं से। ये हुकूमत जमात जो है तहरीक इंसाफ, ये तो आई थी कि गैर रवायती जमात होगी और बड़ी इस्लाहात करेगी। पंजाब के अंदर भी बात कर रहे थे, कितने देखे ना, कमान के ऊपर होता है कि कितने आपने आईजी चेंज कर दिए, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए। पंजाब के अंदर जो सबसे पहले जो नासिर साहब आए थे पेशावर के पोस्टर बॉय पुलिस रिफॉर्म के, वो तो पहले महीने में चले गए। कहने का मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है और फिर ये डील की रोजाना 3-4 से ध्यान शुरू है, चाहे वैसे इकबाल साहब हो, शाहिदा खान अब्बासी साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, फवाद चौधरी साहब हो और जितने भी लोग हैं। और तो दरबारी इस तरीके से है कि उनका मुंह का खुलना जो है, मुंह से बयान निकलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई आप बदतहजीबी या बदतमीजी वाले जुमले आप सुन ले। कहने का मकसद ये है कि पहली मसला क्या है, मसला तो इकोनॉमी का है, मसला तो ये है कि आपका मुल्क गिरवी रखा हुआ है, मसला तो ये है कि स्टेट बैंक के अंदर कभी हुआ है कि दुनिया के अंदर के IMF का एक नुमाइंदा जो है जो मिस्र के अंदर हो, उसको स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया हो, उसको आप जो है इतना खुद मुख्तारी दे दे। फिर आप कह रहे हैं कि जी दूसरे मुल्कों में भी होता है। भाई दूसरे मुल्कों के अंदर तो ग्रोथ भी हो रही है ना यार, हमारे मुल्क के अंदर तो दहशतगर्दी रही है। 100-150 बिलियन डॉलर का तो हमें वैसे नुकसान हुआ मैशत को। फिर इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी लिंक्ड है हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से। अब अगर इकोनॉमिकली आयशा हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारी रियासत, हमारी धरती अगर खुद मुख्तार नहीं होगी तो जेब खाली होगी और प्याला होगा भीख का, तो क्या होगा? और फिर रोजाना ये सुनना पड़ता है कि जी फला गलत बोल रहा है, इसारदार साहब ने बड़े झंडे लहराए थे, बड़ी कीमतें सस्ती थी, अब ये आते हैं यहाँ पे हमारे साहब वगैरह, वो ग्रोथ रेट बता रहे थे। हम मुझे बताइए इस वक्त ग्रोथ रेट कोई मानेगा ये बात? जबकि हर एक के जेब के कुव्वत खरीद जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। बिल्कुल। आप ऐसे में बात कर रहे हैं कि जी आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है, आपके ऊपर बोझ था माजी की हुकूमतों का, लेकिन आप 3.5 साल के अंदर जवाब दे तो हैं। देखिए डील अगर मुख्तसर बताएं, ये एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद दे रहे होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को हमारा मशवरा हमेशा यही रहा है, नौजवानी से जब से हमने होश संभाला है, हमने भी पॉलिटिक्स देखी है इस मुल्क के अंदर, आंख खोली है माशाल्लाह के अंदर, जदोजहद में भी हिस्सा लिया है, जेल भी गए हैं सहाफत के अंदर। कहने का मकसद ये है, हमारा उनको मशवरा ये रहता है कि आपका नाम अगर पॉलिटिकल स्फीयर या पब्लिक स्फीयर में आएगा तो बदनामी आपके दामन पे आएगी। चाहे वो शेख रशीद साहब आपके हाथ को किसी के सर पे रख रहे हो या फिर एहसन इकबाल साहब। मजहर अब्बास साहब, आपसे ही मैं इसका जवाब जान लेती हूँ। आप सुन भी रहे हो उवैस सईद साहब को, तो आपको क्या लगता है फिर किस पे जिम्मेदारी आयद होती है? ये जो बात करते हैं कि किसके सर पे हाथ है, किसका हट गया है, कौन डील कर रहा है, तो जिनके बारे में बात की जाती है वो तो कहते हैं कि हमें इन मामलात से दूर रखा जाए ना। देखिए, जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGI ने, उन्होंने इस चीज़ को कैटेगोरिकली वो किया था कि जी कोई डील नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। फिर ये दोबारा फिलर किसने छोड़ा? हुकूमत ने। तो मसला ये है कि अगर फवाद चौधरी साहब ये बात करेंगे कि कोई 4 लोग जाके मिले, जाहिर है कोई वो IG सिंध से तो नहीं मिले होंगे या IG पंजाब से तो नहीं मिले होंगे। वो जिन लोगों से मिले हैं वो लोग तो इन चीज़ों की पहले तरदीद कर चुके हैं। तो फिर क्यों हुकूमत इस चीज़ पर मुज़िर है
कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ बात हो रही है। फिर वफाकी वजीर दाखिला जो है वो ये क्यों कहते हैं कि जी हाँ इमरान खान के पे हाथ रखा हुआ है, अभी तक हाथ हटाया नहीं है। इन सारी यानी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रही है, वो कंट्रोवर्शियल बना रही है उन लोगों से जिनके बारे में जो है ये कैटेगोरिकली ये कह दिया गया उनकी तरफ से कि जी कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई चीज़ आनी चाहिए, फिर आगे वादे तौर पे ये बात करनी चाहिए, या किसी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर को ये कम्युनिकेट होना चाहिए कि भाई आपके वज़रा ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल आपके वज़रा, या फिर अगर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई बातचीत चल रही है और इसको इमरान खान इस तरीके से अपने वज़रा के थ्रू ये मैसेज कहलवाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, और हुकूमत इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है। सही। उवैस सोई साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी बिल्कुल आयशा जी। उवैस सोई साहब, एक और शोशा कहें इसको या बाज़गश कहें, सदारती निज़ाम की बात जो है वो भी अब की जा रही है, और ये हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद, हर 2-3 महीने के बाद हमें नजर आता है कि जी सदारती निज़ाम, आप मुल्क का सदर किसको देखना चाहते हैं, इस तरह की हमें एक मुहिम भी सोशल मीडिया पर नजर आती है। तो सर ये कौन लोग हैं जो आकर इस निज़ाम को बदलने की बात शुरू कर देते हैं ऐसे वक्त में जब हमें हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का हाल जो है वो आप देख ले, इन सारी प्रॉब्लम्स में निज़ाम की तब्दीली की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? जी आयशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए जी। अगर अक्ल दानिश किसी को भी हो और फहम हो, और जो कानून और आइन और सियासत का तालिब इल्म हो, जिसको थोड़ी बहुत भी समझ हो, वो कैसे ये कबूल कर सकता है कि जी सदारती निज़ाम हो सकता है। भाई इसके अंदर आइन के अंदर आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, और आइन की तब्दीली के लिए आपको 2/3 लोग चाहिए, उसकी मेजॉरिटी चाहिए, उसके कंसेंसस चाहिए। अब ये मुझे बताइए कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, तो इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर दूसरा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है 18th अमेंडमेंट। अब होता ये है कि जो मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि जो जिमखाना और क्लब्स के अंदर बैठे सिगार पी रहे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं, ये जो रिटायर्ड टेक्नोक्रेट वगैरह होते हैं ना, इनके एक होता है कि जी ये अपने दौर के अंदर तो सही कर सके नहीं मुल्क को, तो अब इनके उसमें होता है कि नहीं अब सदारती, भाई सदर मुशर्रफ का दौर देख लिया हमने, सदर अयूब का दौर देख का दौर देख लिया हमने, वज़ीर आज़म का दौर भी देख लिया। भाई वज़ीर आज़म यहाँ पे वज़ीर आज़म हुए, कोई भी एक वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो इसका मतलब है आपके सियासी निज़ाम के अंदर खराबी तो है। डिस्कस आप करें, डिबेट करें, लेकिन ये साजिशी थियरियां आपको स्प्रेड करने की क्या जरूरत है? मैं ये समझ रहा हूँ आयशा, इस वक्त इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा मसला है, मईशत जो है आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मईशत का मसला है, फिर दूसरा फॉरेन पॉलिसी पे आपका सबसे बड़ा मसला बीजिंग और वाशिंगटन यानी अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखना दूसरा मसला है। तीसरा मसला आपका ये कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहते हैं कि आप जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आपका मोड़ है, आपका सारा झुकाव है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मंडियों तक आप जाना चाहते हैं, यूरोप तक जाना चाहते हैं, आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को आपने उस पॉलिसी के अंदर बताया है, तो फिर हम उसमें हमारी हुकूमत और हमारी पूरी सियासी क़यादत और हमारी अस्करी क़यादत सब एक पेज पे होने चाहिए कि भाई आप किस तरह करेंगे। तो जब तक आपकी मईशत की खुद मुख्तारी नहीं होगी, तो फिर आप कैसे आप अपनी खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी बनाएंगे, आज़ाद खारजा पॉलिसी कैसे बनाएंगे, आप किसी को आंखें कैसे दिखा सकेंगे, फिर आप IMF के बंदे को स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों अपॉइंट करेंगे, आप हफीज शेख साहब को वजीर खजाना इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो वापस भी चले गए, कोई गिरेबान पे हाथ नहीं है, कोई दामन पे दाग नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया। 2.5 साल डॉक्टर इशरत हुसैन रिफॉर्म्स के नाम पर यहाँ पे बैठे रहे इस्लामाबाद के अंदर, वापस चले गए। पढ़े लिखे आदमी है, मेरा मजहब का अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, आपका भी ताल्लुक होगा, लेकिन किया क्या आपने? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म क्या किए आपने? उन रिफॉर्म तो आपको 3.5 साल हो गए। कहने का मकसद ये है कि अब ये 1.25 साल है,
इस वक्त हमारी अस्करी सियासी क़यादत अगर एक पेज करें, सियासी क़यादत के अंदर मैं अपोजिशन जमातों की भी बात करूँ कि अगर आप यकसुई से रियासत की अगले 25 साल का विजन आप दें तो फिर तो बात भी है। आप अगर क्वार्टरली बेसिस पे जिंदा रहना चाहते हैं, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे भाई 3 महीने इंपॉर्टेंट है क्या? एक और बजट आ जाएगा 3 महीने के बाद, फिर आप मेन बजट आ जाएगा उसके 3 महीने के बाद नवंबर के अंदर अपॉइंटमेंट का होगा, उसमें मीडिया एक पूरा इशू बनाएगा, गुजरा मुशीरान बयान देंगे, वो मुतनाज़ इशू बनेगा, फिर इलेक्टोरल लिस्ट बनेगी और फिर अगले साल इलेक्शन। तो मैं और आप जो है अवाम के साथ जब तक ये डील नहीं करेंगे, अपने अवाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, जब तक मसला सही हल नहीं होगा। एक आखिरी बात आयशा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ती है, मैं आप मजहर सब जमहूर के लोग हैं, प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं, सोशल डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन हमने बदकिस्मती से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को तो हमने कबूल किया है, लेकिन हमने अपनी सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर को इवॉल्व नहीं करने दिया। ये शख्सी जब तक कल्चर खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जमहूरी इक़्तिदार पनपेंगे नहीं, पलेंगे नहीं और बढ़ेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आपको कदम बढ़ाना है, हम सबको साथ मिला के बढ़ाना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप लेकिन साथ मिलाने के लिए वैसे साहब तैयार ही नहीं है ना। मजहर अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप सुन भी रहे हैं वैसे साहब को, कहते हैं कि तमाम सियासी क़यादत जिसमें अपोजिशन भी शामिल हो, हुकूमत भी शामिल हो, अस्करी क़यादत भी, मौजूदा मुल्की हालात को देखते हुए इकट्ठे होने की ज़रूरत है, एक इत्तेहाद की ज़रूरत है हमें नेशनल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन हुकूमत को इनिशिएट करना होता है इस तरह की सूरत हाल में सबको इकट्ठा करने के लिए। ये हुकूमत तो नज़र ही नहीं आई। वज़ीर आज़म साहब बैठना ही पसंद नहीं करते हैं अपोजिशन जमातों के लीडर्स के साथ। देखिए, वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि अपोजिशन के साथ बैठना नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। वो ये समझते हैं कि इन्हीं की वजह से सारी ख़राबियाँ हैं, तो इनसे मैं क्यों बात करूँ। वो जिन चीज़ों को नहीं रियलाइज़ करते, मतलब अगर आपने नहीं बात करनी तो फिर आपका मतलब ये है कि फिर आप हुकूमत ही बात ना करें ना उनसे। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये सारे करप्ट लोग हैं, ये सारे वो हैं, इनसे बात नहीं की जाएगी, दूसरी तरफ आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म से बात करते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म से बात करते हैं। तो तय कर लेना कि ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कह रहा है कि अपोजिशन से नहीं, क्योंकि यही सबके जिम्मेदार हैं, इनसे मैं कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन आपके मातहत वजीरों को आपकी अप्रूवल से ये इजाज़त दी जाती है कि वो जाके बैठें, वो जाके मुज़ाकरात इनिशिएट करें, वो जाके। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको दूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो एक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बात की जाए ना कि 3 महीने अहम है, तो वैसे ही आप एक गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दे देते हैं, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि किस वजह से अहम है, आपने सिर्फ ये कहा कि अहम है, तो उससे तो अफवाहों ने जन्म लिया। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने लेवल पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं बातचीत करना चाहते, जो कि मुझे लगता है कि नहीं बात करना चाहते, वो नहीं हाथ मिलाना चाहते, जो कि लगता है कि वो नहीं हाथ मिलाना चाहते, तो फिर बात तसादुम की तरफ बढ़ती है और वो जाहिर है अल्टीमेटली वो मुल्क के लिए नुकसान है। ठीक है, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया साहब, उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। मुल्क में दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर की वजूहात क्या है, इस पर उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक। एक लंबे अरसे की पुरसुकून खामोशी और अमन के बाद हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की एक नई लहर पिछले कुछ अरसे से हमें नज़र आ रही है। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर में, लोहारी गेट पे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि किसी गिरोह की जानिब से, किसी कलअदम गिरोह की जानिब से कबूल की गई है या नहीं की गई, लेकिन इस तरह के वाक़यात हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। टीटीपी ने कई ऐसे वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की है। हालांकि अफ़गानिस्तान में हमने देखा था तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू हुए, सीज़ फायर भी हुआ था,
लेकिन अब सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है और शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनका रद्द अमल ये हो सकता है। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ अरसे में जिसका ये रिएक्शन है दहशतगर्दों की तरफ से? और हमने ऑपरेशन ज़रबयाज़ और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद देखा था, बड़ी जानें कुर्बान करने के बाद ये अमन हमारे मुल्क में आया और एक मरतबा फिर से इस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी और लोगों की जानें जा रही हैं। तो बड़ी तशवीशनाक बात है। इसकी वजह क्या जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने किया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये सर्ज इन टेररिज्म एक्टिविटी हम जो अचानक से देख रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है सर? जी, वजह तो खैर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। एक्सटर्नल तो आप देख लें कि अभी तक अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है। वहाँ पर एक रस्साकशी जारी है और बैरूनी ताकतों के 2-3 ग्रोह बन चुके हैं। अमेरिका और उनके हलीफ ये चाहते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो किसी तरीके से कोलैप्स कर जाए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। हिंदुस्तान उसमें बहुत आगे है। कुछ ममालिक जैसे चीन, रशिया, पाकिस्तान, ईरान वगैरह ये चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए और वहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। तो ये एक रस्साकशी जो है उधर जारी है। फिर आपको पता है कि हिंदुस्तान के तेवर बदलते जा रहे हैं, वो ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। हर दूसरे दिन आपको एक नया बयान मिल जाता है उनके डिफेंस मिनिस्टर का, उनके आर्मी चीफ का। और इस तरफ भी कोई बहुत ज़्यादा सूरत हाल खुशगवार नहीं है ईरान के बॉर्डर के साथ, बस वो एक आप समझें कि स्टेलमेट टाइप है। तो ये तो बैरूनी फैक्टर्स हैं। और ये जो आपने अंदर टीटीपी की बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक हुज्जत पूरी हो गई। अफगान तालिबान चाह रहे थे कि हम उनसे बात करें, हमने कर ली। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं और ये कंफर्म बात है जो मैं आपसे करने वाला हूं कि अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है, एपेक्स लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्लियरली टीटीपी को कहा है कि हम अपना इलाका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आपको हैंडओवर नियम करेंगे, आप उनसे बातचीत करें, लेकिन आप अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहीं पर वो बात आ जाती है जो शेख रशीद साहब ने कही है, क्योंकि वहां पर फिर 1-2 जो हाई प्रोफाइल टीटीपी के लोग थे उनको एलिमिनेट करना पड़ा, जिसने भी किया उसके रिएक्शन की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग थे। तो उसकी वजह से ये अभी ये जो यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ के स्लीपर सेल्स हैं जिनको मुआवनत हासिल है कुछ दुश्मन मुल्कों की, और जब दुश्मन मुल्क में कहता हूँ तो सर-ए-फहरिस्त हिंदुस्तान है। और ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि वहां से अभी इनका आराम से आना जाना बहुत तंग हो गया है। आ जा सकते हैं, मतलब ये कि इतनी वहां पर रिट नहीं है अफगान तालिबान की कि वो बिल्कुल सील कर दें और इनको काबू में कर लें, लेकिन वो इनकी मावनत नहीं करेंगे। पहले तो इनको वहां से रॉ की सपोर्ट भी हासिल थी, बेस एनडीएस खुद अफगान इंटेलिजेंस की सपोर्ट भी हासिल थी, तो वो तो उम्मीद है नहीं होगा। सर, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो आप बात कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए फेंसिंग का अमल भी शुरू किया गया था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने ये भी देखा है कि उन बाड़ों को उखाड़ा भी गया है और फोर्सफुली जो वहां पर काम जारी था उसको रोकने की कोशिश भी की गई है। तो सर, ऐसी सूरत हाल में तो किस तरह से मुमकिन होगा दोनों मुल्कों के लिए, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए, कि ये बाढ़ जो है इसका काम मुकम्मल हो और ताकि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है ये ना हो सके? जी देखें, ये तो एक तो ये कि 2600 किलोमीटर की बाढ़ में से कुछ मीटर या ज्यादा से ज्यादा अगर आधा किलोमीटर उखड़ जाती है तो कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं है, ऑल्दो ये इस पर इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इस पर। लेकिन बात ये मेरी बहन के मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भिड़ जाएं किसी भी बात पे, छोटी से छोटी बात पे, आपका क्या ख्याल है सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं जवाब वाजे है, हिंदुस्तान, अमेरिका, वो यही चाह रहे हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकते हैं, ये पेड ऑपरेशन हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल ऑपरेशन हो सकते हैं, ये लोकल ऑपरेशन हो सकते हैं, जिनका मकसद ही ये हो कि किसी ने, अभी आप देखिएगा कि 1-2 दिन में आपको खबरें मिलेंगी कि ये जो धमाका हुआ है इसके ताने बाने वहां मिलते हैं और वहां से किसी ने टेलीफोन किया। इसी को फॉल्स फ्लैग कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई और। तो ये बहुत सोच समझ कर करने वाली बड़ी मुश्किल से, देखें पाकिस्तान दोनों तरफ से घेरे में था, इधर से हिंदुस्तान का प्रेशर था, उधर से हिंदुस्तान ही ने हमारे ऊपर अफगानिस्तान के थ्रू हमला किया हुआ था। मुश्किल तमाम एक सिचुएशन पैदा होने की उभर रही है जिसमें हमारा एक साइड जरा बेहतर हो जाए, लेकिन हमारे बहुत से बहन भाई अंदर से इस किस्म के जज्बात का इजहार कर रहे हैं,
जिसका थोड़ा सा आपने भी रिफ्लेक्ट किया है कि ये क्यों हम उनको करने दे रहे हैं, ये बंद करें उनको। ये थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा। 20 साल की तोड़ फोड़ को 5 महीनों में नहीं खत्म किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो अमन हमारे मुल्क में आया, क्योंकि हमें याद है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब हम दहशतगर्दी की खबरें नहीं सुनते थे। हम खुद खबरें दे रहे होते थे और हमें मालूम है कि वो फीलिंग उस वक्त क्या होती थी। इतनी मुश्किल से इतनी जाने गंवाने के बाद हासिल किया हुआ अमन, उसके ऊपर जरा सी भी आंच आती है तो फिर दिल में दोबारा से बातें उठने लगती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल सर, अफगान तालिबान जो है वो अब क्या पाकिस्तान उनसे ये डिमांड कर सकता है या कह सकता है कि इनको रोका जाए? ये टीटीपी अगर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान फोर्स कर सकता है अफगान तालिबान को? जी, डिमांड कर सकता है और कर रहा है। और यही वजह है, आपने देखा कि वो मुल्क जिनसे उम्मीद थी कि वो रिकग्नाइज करेंगे इस नए अफगान सेटअप को, उनमें से किसी ने भी रिकग्नाइज नहीं किया। चीन हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर वगैरह और सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह है कि तमाम ममालिक उनसे बात कर रहे हैं। हम टीटीपी के सिलसिले में बात कर रहे हैं, कोई चेचन के सिलसिले में बात कर रहा है, कोई ETIM के सिलसिले में बात कर रहा है, कोई हजारास के सिलसिले में बात कर रहा है। तो ये मेरी ये राय है अपनी हुकूमत और जो लोग इसमें बैठे हैं कि आप ये जो मुल्क हैं जिनके स्टेक्स हैं इसमें कि वहां पर अमन हो और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, इनको एका करके इकट्ठा प्रेशर डालना चाहिए अफगान तालिबान पर। उनको कहना चाहिए कि आप ये जिद ना करें कि ये हम इनको हवाले नहीं करेंगे, या तो आपके कंट्रोल में हो फिर तो आप ये कह सकते हैं। जब आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर या तो हमें इनसे निपटने दे, चाहे हमें उधर आप पार जाना पड़े। तो मेरे ख्याल अनकरीब इस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर आएगा। और दूसरी बात यह है कि आप देखें जिस खून खराबे की आपने बात की, जो पहले जिसमें जब गुजरे हैं, वो किन लोगों के जमाने में था? वो अशरफ गनी के जमाने में था, वो कारजाई के जमाने में था। तो ये जो जब हम मुतनफर होते हैं ना मौजूदा सेटअप से, तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या फिर हम वापस उसमें चले जाएं, अमरीकी वापस आ जाएं और हम दोबारा कारजाई वापस आ जाए या अशरफ गनी वापस। उन्होंने तो खून बहा बहा के हमें बिल्कुल सफेद कर दिया था। तो ये थोड़ा सा हौसला करने की बात है, बातचीत से मसला हल करने की जरूरत है। दोबारा एक और महाज जल्दी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा सर, आपने बातचीत की बात की तो ये अफगान तालिबान ने कहा था कि इनके खिलाफ ऑपरेशन न किया जाए टीटीपी के खिलाफ, बल्कि इनसे बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने इनके साथ मुज़ाकरात किए हुए। 2013-14 की बात है, उस वक्त भी मुज़ाकरात किए गए थे और उस वक्त भी नाकाम हुए थे। तो सर, इस हिस्ट्री के बाद कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस मरतबा फिर से बातचीत की कोशिश या मुज़ाकरात की अगर कोशिश की जाती है, जिसके बदले में अभी रिसेंटली इनको सीज फायर का मौका भी दिया गया था और लगता यही बजाय कि इन्होंने सीज फायर को अपने आप को इकट्ठा करने के लिए, दोबारा से मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया, तो मुज़ाकरात काफ़ी होंगे इनको रोकने के लिए? जी देखें, पहली बात तो ये कि जो पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं उनकी वजूहात तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई हैं कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो कामयाब हों, हिंदुस्तान नहीं चाहता था वो कामयाब हों, और अफगान हुकूमत नहीं चाहती थी कि वो कामयाब हों। अब ऐसा मामला नहीं है, वहां पर बेस रॉ का नहीं है। पाकिस्तान में रॉ उनकी ज्यादा मदद कर सकता है वहां के मुकाबले में, इस वक्त जो सिचुएशन है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर उन पर जमीन तंग हो रही है, तो इनको मिलाने की कोशिश ना करें। अगर पहले नाकाम हुए तो वो बिल्कुल सिचुएशन ही अलग थी। तो सर अब क्यों नाकाम हुए? ये जो अब उनकी हरदर्मी है। साफ जाहिर है कि मुज़ाकरात हमेशा कामयाब तो नहीं होते, लेकिन अगर कामयाब ना हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मुज़ाकरात करने नहीं चाहिए। मुज़ाकरात की एक अपनी जगह है और लड़ाई की अपनी जगह है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हुज्जत पूरी हो गई है जिसकी जरूरत थी, क्योंकि अफगान तालिबान वरना ये समझते हैं कि पाकिस्तान ही अमन नहीं चाहता और वो हर सूरत में लड़ाई करना चाहता है। अब जबकि उन्होंने देख लिया कि कौन अमन नहीं चाहता, तो उनके लिए भी आसानी होगी अपना फैसला करने में। तो ये फैसले जब होते हैं इसमें देर लगती है, इसमें टाइम लगता है। यहाँ पर भी स्लीपर सेल मौजूद है टीटीपी के, उनको यहाँ से भी मावनत हासिल है। ये तो मैंने बैरूनी फैक्टर की बात की, थोड़ा सा अंदरूनी फैक्टर्स की बात कर दूं थोड़ी सी। एक तो खैर ये है कि 12 में से अगर 10 हम नाकाम कर देते हैं तो 2 कामयाब हो जाते हैं हमले उनके, फिर भी हम इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस एजेंसीज को और तेज होना चाहिए, इसका करना चाहिए। आप ये देखिए कि हमारी ये हालत है इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की। आप देख ले जितने यहाँ पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जो इनका क्या असर हुआ है।
वो जहां पर हम कहते थे कि हमने रंगे हाथों नारकोटिक्स पकड़ ली, उनका क्या हशर हुआ है। तो ये हमारा पूरा निजाम टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर अंदरूनी तौर पे कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। और उसके बाद ये है कि सब ने एक दूसरे के गले पकड़े, बजाय इसके कि सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन को समझें कि यहाँ पर इस वक्त सियासत करने का नहीं है, इस वक्त मुल्क को बचाने का है। लेकिन हर एक को ये फिक्र पड़ी हुई है कि अब किसका हाथ किसके सर पे होगा और अब कौन आएगा और मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा और मैं उधर से वापस आऊं। ये इन चीजों में अगर हम पड़े रहे, ना आवाम की किसी को फिक्र है, ना पाकिस्तान की किसी को फिक्र है। सबको अपनी अपनी लगी हुई है कि मेरी कुर्सी कायम रहे और मैं कुर्सी पे विराजमान हो जाऊं, इसको मैं गिरा दूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने बैरूनी फैक्टर्स भी आपके सामने रख दिए, मैंने अंदरूनी फैक्टर्स भी आपके सामने रख दिए। तो इस तरीके से जब मुल्क की हालत हो तो फिर इस किस्म के वाकयात तो होते हैं। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर आफियत से हम इससे गुजर जाएं। सर, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इस सारी सूरत हाल के बावजूद हमें यकीन है, आवाम को भी यकीन है कि हमारी पाक अफवाज जो है वो हर दम तैयार है हमारी हिफाजत करने के लिए। कुछ रोज़ पहले DG ISPR की जानिब से भी कुछ इसी तरह की बात की गई थी कि कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है और अब हालत जंग में हम ख़ास तौर पर उन गिरोहों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाते हैं। तो आपको लगता है इन कमिंग डेज़ हम कुछ इस तरह के मज़ीद वाकयात भी देख सकते हैं और ऑपरेशन भी हमें नज़र आएगा इनके खिलाफ होता हुआ? जी, ऑलरेडी हो रहा है। अगर आपने पिछले हफ्ता देखा हो तो कम से कम 2-3 ऐसे IBOs हुए हैं जिनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें बहुत असला पकड़ा गया है, इनके लोग मारे गए हैं, हमारे भी कुछ हादसे हुई हैं। क्योंकि देखें जब बॉक्सिंग रिंग में होती है लड़ाई तो आपका बॉक्सर को भी कभी मुक्का पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको कभी हूट नहीं करते, उसको इनकरेज ही करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम की मदद से, अल्लाह ताला के करम से फौज इस पर काबू पा लेगी। हमें इनके लिए दुआएं करनी चाहिए, खुद अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदाज जो हैं उन पर भी उनको रिव्यू करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम वी आर पासिंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम्स एक्सटर्नली और इंटरनली। इसके ऊपर गौर करें। कभी कोई बात करे सियासतदान, रोज शाम को ये आप महफिलें गरमा के रखते हैं कि आज ये हो गया, वो ये हो गया। आज तक किसी ने निटी ग्रिटीज की और मैकेनिक्स की बात नहीं की। मिसाल के तौर पे ये सब कहेंगे जी कि महंगाई कर दी हुकूमत ने, और ये कोई नहीं बताता कि अगर हम आए तो महंगाई दूर कैसे करेंगे। अरे भाई ये बताओ कि अगर पेट्रोल आपको 110 का बाहर से मिल रहा है, आप 50 रुपए का कैसे बेचोगे? ये बता तो दो ना अवाम को, या कोई और भी जो बात हो। तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बुला के बातचीत, जैसे अभी आप मेरे साथ कर रही हैं, आप एक सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, मैं अपने बात कर रहा हूँ, ये एक सही तरीका है कि ताकि अवाम समझ पाए कि असल सूरत हाल है क्या। तो इस तरीके के प्रोग्राम आप ज्यादा किया करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस कुल्द खून से गुजर जाएंगे। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि एक खबर अब सामने आई है कि अगले माह नए अमरीकी सफीर पाकिस्तान आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो नए मुतालबात की फहरिस्त अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम माजी करीब में देखें तो एक एब्सोल्युटली नॉट का हमें वज़ीर आज़म की तरफ से एक जुमला नज़र आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान के मफादात को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऐसे क्या मुतालबात हो सकते हैं अमेरिका के अब पाकिस्तान से, और क्या पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि इनकार कर दे अमेरिका को? जी देखें, ऐसे मुतालबात भी हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से जिस पर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ ना हो, और मैं आपको थोड़ा सा इंडिया दे देता हूं कि वो क्या हो सकते हैं। जी देखें, सबसे बड़ी बात जो अमेरिका को अफगानिस्तान में असर रसूख जो है वो पाकिस्तान के थ्रू सबसे ज्यादा इम्कान है उसका, और कहीं से नहीं हो सकता। ईरान से नहीं हो सकता, हिंदुस्तान से नहीं हो सकता, और किसी मुल्क से नहीं हो सकता। और चीन को भी इतराज नहीं है अगर अमेरिका यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करे या अमेरिका आके यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई करे। लेकिन बात यह है मेरी बहन कि जब भी वो आएंगे वो अपने मफादात को साथ लेकर जब आएंगे, जितने वो पैसे लेकर आएंगे वो कंडीशनल होंगे, वो NGOs के थ्रू बांटेंगे, उसके अंदर उनका अपना एंगल होगा। तो पाकिस्तान के पास लीवरेजेस हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास क्या लीवरेजेस हैं। सबसे बड़ा लीवरेज हमारे पास ये है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि CPEC जो है ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर रहे और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ना बने, और हम चाइना को कोई बेस वगैरह ना दें ग्वादर पर, जिसका हमने कोई वादा नहीं किया और हम दे भी नहीं रहे, तो उनको हमसे बात करनी पड़ेगी। वरना अगर वो हमें पुश करेंगे तो ये जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है ये करने पर हम आमादा हो सकते हैं अगर हम अपना फायदा देखें। उसके अलावा हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, 1200-1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
तो वहां पर अगर हमने कुछ हिस्सा चीन को दे दिया, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भले आके करें। चाइना ने भी कहा है कि हमें कोई इतराज नहीं है। तो वो बहुत कुछ उनके लिए है यहाँ पर, और आप देखेंगे कि वो आएंगे। और सिर्फ हमें ये ख्याल रखना है कि हम फिर सस्ते ना बिक जाएं। शायद हमें कुछ ना अपनी कीमत तो लगानी पड़े, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे हैं। एक तो हम अपने जो वाइटल इंटरेस्ट है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। और क्या है हमारे वाइटल इंटरेस्ट? कश्मीर, सी पैक, अफगानिस्तान में अमन, चीन के साथ दोस्ती और एटमी असासे, ये 5 चीजें, इन पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम हर काम करने को तैयार हैं। और सर, इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी। IMF ने कड़ी शराइत लगाई हैं जिसकी बेस पे हमें कर्जा मिलेगा। FATF की बात करें, वहां पर भी अभी हम ग्रे लिस्ट में ही मौजूद हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू अगर हम अमेरिका हमसे कोई बात मनवाना चाहता है तो हम भी अपनी बात इस तरह की मनवा सकते हैं, क्योंकि आलमी इदारे, ये कोई मालियाती इदारे तो अब रहे नहीं हैं, पॉलिटिकल इदारे भी बन चुके हैं। इनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मौजूद होता है, खास तौर पर अमेरिका का सुपर पावर है। तो ये भी हम करवा सकते हैं अमेरिका से। जी देखें, मैंने बताया ना कि अगर हम अपने लीवरेजेस सही इस्तेमाल करें, हम कहें कि जी हम आप दोबारा असर रसूख अपना पैदा अगर करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, अगर आप इस इलाके में अपना असर रसूख पैदा करना चाहते हैं, अगर आप इस इलाके में फ्री हैंड नहीं देना चाहते रशिया को और चाइना को, तो हमसे बात करें। बिकॉज वी आर दी ओनली कंट्री जो कि ये सारी चीजें जो है ना, इनमें कोई ना कोई बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है। और चीन को छोड़े बगैर और चीन को ऑन बोर्ड रखकर हम बहुत कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट को हम लुक आफ्टर कर सकें। लेकिन उसके लिए फिर गुफ्तगू करनी पड़ेगी और उनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी लीडरशिप जो है ये माजरत खाना रवैया जो है इसको खत्म करे, और ये कहना भी बंद करे कि जी देखें सॉवरेनिटी तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब ये हो और वो हो। जो लोग खड़े हो जाते हैं उनकी सोवरेनिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अपने मफादात को भी मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नेम खालिद लोधी के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। का अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।